हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आपके संस्कृत विषय के मॉडल पेपर जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया है उसका आंसर शीट। और इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप संस्कृत में काफी आसानी से अपने सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से और इजी कर सकते हैं। इसे पूरे सेट में 100 क्वेश्चन दिया गया है ऑब्जेक्टिव और उसके बाद 5 प्रश्न दिए गए हैं आपके सब्जेक्टिव। तो यहां हम आपको 100 के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको पूरी तरीके से शुद्ध और सटीक तरीके से यहां इस वीडियो में आंसर बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की रोचक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो बिना विलंब किए आइए देखते हैं कि इस संस्कृत का जो पहला क्वेश्चन है वो कैसा है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, विद्याधिगमय में किस वर्णों की संधि हुई है। आपको बताना है विद्याधिगमय ये जो है इसमें संधि किसकी हुई है। इसमें संधि हुआ है अ जोड़ आ का, अर्थात पहले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए के साथ बढ़ चलेंगे आगे। पहले का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, काफी मजा आने वाला है सेशन में। अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो जरूर कमेंट में करें और 100 क्वेश्चन में कितने का जवाब आप दे पाते हैं इसका भी आप जरूर विश्लेषण खुद करते जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, किसमें वर्णों के मेल से विकार होता है। वर्णों के मेल से विकार होता है तो संधि में वर्णों के मेल से विकार होता है। क्योंकि 2 या 2 से अधिक वर्ण जब एक साथ मिलते हैं, जब विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि बोला जाता है। मतलब सेकंड में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा। संस्कृत लेखिका आपके सामने वाक्य है, में एक पद दिया हुआ है, इसका विग्रह बताना है क्या होगा। तो तीसरे का आपका राइट आंसर होगा संस्कृतस्य लेखिका। मतलब संस्कृत की लेखिका, संस्कृत का लेखिका का विग्रह होना चाहिए। अर्थात तीसरे में जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा देख लीजिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है, वैदिकम च तत्युगम का समस्त पद क्या होगा। अभी आपको विग्रह पूछा गया था, यहां पर आपसे पूछ लिया गया समस्त पद क्या होगा, वैदिकम च तत्युग्मम। तो आपको बता दें कि चौथे का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वैदिक युगम। क्योंकि वैदिक युगम जो है ये समस्त पद का एक पद है जिसका अर्थ है वैदिकम च तत्युगम। 5 देखते हैं, संस्कृत में कितने कारक हैं। संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है। तो संस्कृत में कारकों की जो संख्या होती है वो 8 होती है। चलेंगे हम ऑप्शन नंबर बी के साथ, अर्थात 5वें का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके लिए सेट किया गया है। और ऐसे ही आपके फाइनल एग्जामिनेशन जो 2022 में होने वाला है उसके भी क्वेश्चन होने वाले हैं। आप कमर कस लीजिए, अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो कहीं भी कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। छठा प्रश्न, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है। सप्तमी विभक्ति, तो सप्तमी विभक्ति में होता है अधिकरण, जिसका चिन्ह होता है में और पर, अर्थात इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ देख लेते हैं इसी साथ। दुर्योधन में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग के बारे में सबको पता है। उपसर्ग वैसे शब्दांश को कहते हैं जो शब्द के पहले लग के शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो दुर्योधन में उपसर्ग बताना है, तो दुर्योधन में जो उपसर्ग है वो है आपका दूरा, अर्थात ऑप्शन सी के साथ हम यहां बढ़ चलेंगे आगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है नंबर 8 में। आपको बताना इसमें है बालय पद का मूल रूप क्या है। बालय जो शब्द है उसका मूल रूप आपको बताना है। तो बालय शब्द का जो मूल रूप है वो है बाला। कुछ लोग यहां कंफ्यूज करेंगे कि बालक का जवाब दे देंगे, लेकिन वास्तव में बालय जो शब्द है वो बाला का वास्तविक रूप है, अर्थात मूल रूप इसका बाला होगा। ऑप्शन बी के साथ बढ़ेंगे आगे। नमा देखते हैं, नमा आपके सामने, दात्री शब्द में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है। आपको बताना इसमें है कि दात्री जो है इसके शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का कौन सा रूप है। तो दात्री का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होगा दाता। ऑप्शन ए के साथ बढ़ चलेंगे हम यहां पर आगे। काफी आज मजा आने वाला है, पूरी सेशन में आप जुड़े रहें और हो सके तो आप पूरी तरीके से वीडियो को जरूर देखें। 10 चर
किस लकार का रूप है? चर जो है वो किस लकार के अंतर्गत आता है, आपको यह बताना है इस क्वेश्चन में। तो चर जो है वो लोट लकार का रूप है, ऑप्शन बी के साथ बढ़ चलेंगे आगे। 11 देख लेते हैं। द्रक्ष्यति किस धातु का रूप है? तो द्रक्ष्यति जो है ये जो धातु रूप है वो दृशा का रूप है, मतलब ऑप्शन बी के साथ, सॉरी ऑप्शन ए के साथ बढ़ चलेंगे हम यहां पर आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 आपके सामने है, आपको बताना इसमें यह है कि कंपमानम पद में कौन सा प्रत्यय है। कंपमानम जो प्रत्यय है, जो पद है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, आपको यह क्वेश्चन इसमें बताना है। ऑप्शन है सांच, सत्री, कृत या कतद्दु। तो आपको बता दें कि 12 का जो आपका राइट आंसर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर ए सानच, ऑप्शन ए के साथ बढ़ चलेंगे आगे। चलिए देखते हैं 13 समझते हैं। भूजोड़ कत्वा, भूजोड़ कत्वा जो है से कौन सा अव्यय बनेगा, यह आपको बताना है। मतलब भू और कत्वा को एक साथ जोड़ते हैं तो कौन सा अव्यय बनेगा, आपको इस प्रश्न में यह बताना था। तो 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भूत्वा। थोड़ा अजीब वर्ड लगेगा, लेकिन आप जानिए कि भू जोड़ कत्वा जो है इससे बनेगा भूत्वा, ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 14 देखते हैं। धार्मिकम में कौन सा तदित प्रत्यय है, आपको इसमें प्रत्यय चुन के बताना है। कभी कभी इसी में आपसे सवाल में स्त्री प्रत्यय भी पूछ देता है, तो आप अगर थोड़ा सा भी अध्ययन किए हुए हैं तो इन सवालों का जवाब आसानी से और काफी इजी दे पाएंगे। तो धार्मिकम में कौन सा तदित प्रत्यय है, आपको यह बताना है। तो 14 का आपका राइट आंसर होगा ठक, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रत्यय की जानकारी पर यह सवाल आसानी से बताए जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर की ओर। आपको बताना है कि अज का स्त्रीलिंग रूप। तो अज जो होता है, अज मतलब होता है हाथी, सॉरी अज मतलब होता है यह, तो इसका स्त्रीलिंग रूप, चूंकि गज मतलब होता है, माफ कीजिएगा, गज मतलब हाथी होता है। तो यहां पर आपसे पूछा कि अज का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजा, ऑप्शन नंबर ए के साथ बढ़ चलेंगे आगे। 16 देखिए। यथा नधा अस्यकन माना समुद्रे, यहां ब्लैंक है, खाली स्थान है। मंत्र किस उपनिषद से संकलित है, मतलब ये जो मंत्र आपके सामने लिया गया है, ये जो मंत्र आपके सामने लिया गया है, यह किस उपनिषद से लिया गया है, आपको इस प्रश्न में 16 में ये बताना था। तो 16 का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मुंडकोपनिषद, अर्थात सी के साथ बढ़ चलेंगे आगे। नेक्स्ट अगला देखते हैं 17 नंबर। 17 को देखते हैं। अनित्यतम पद में पर्याय निम्न में कौन सा है, मतलब अनित्यतम जो है इसमें पर्याय कौन सा है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहां भी आपको मिलेंगे, तो इसका पर्याय जो होगा वो हो जाएगा असत्यम, ऑप्शन ए के साथ बढ़ चलेंगे आगे। 18 देखिए। वेदाम मेतम, फिर उसके बाद खाली स्थान है, उसके बाद है महानतम, मतलब वेदाहम महानतम के बीच में जो ब्लैंक है, खाली स्थान, इसमें क्या भरा जाएगा, आपसे पूछा गया है इस पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा प्रत्यय होगा। इसमें जो 18 में भरा जाएगा वो हो जाएगा पुरुषम, ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो 19 देख लेते हैं। 19 क्या है। सरस्वती कुल गृहम किसे कहा गया है, सरस्वती कुल गृहम, ये जो शब्द है ये किसके लिए लिया गया है, अर्थात किस राज्य या किस शहर के नाम के लिए लिया गया है, आपको इस प्रश्न में ये बताना है। ऑप्शन है मोदफलमपुर, हस्तिनापुर, पाटलिपुत्र या काशी। तो हम आपको बता दें कि 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पटना, अर्थात पाटलिपुत्र के लिए शब्द जो प्रयोग किया गया है वो प्रयोग किया गया संस्कृति कुल गृहम। चलिए आ जाते हैं 20 नंबर की ओर। 20 है। मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, काफी अच्छा क्वेश्चन। मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो है आज जो वर्तमान समय में पटना नाम से जाना जाता है, वो मध्यकाल में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, आपको यह बताना है। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पटना, क्योंकि मध्यकाल और वर्तमान काल ये अभी तक पटना है उसका नाम है, उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि प्राचीन काल में उसका जो नाम था वो पाटलिपुत्र रहा था। चलिए बढ़ते हैं 21 की ओर। 21 देखते हैं। पतन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा है। अब ये भी क्वेश्चन जाने पाटलिपुत्र जो है इसका अन्य नाम कौन सा है, एक ही क्वेश्चन पूछ दिया है थोड़ा अलग तरीके से ताकि आपको कंफ्यूज कर सके।
तो अगर चैनल से जुड़े हुए तो एकदम कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको पहले ही बताए जा चुके हैं। तो आपको बता दिए कि पतन शब्द से जो बना हुआ है पाटलिपुत्र, उसका अन्य नाम क्या होगा? पटना। ऑप्शन बी के साथ बढ़ेंगे आगे। 22 देखते हैं। पाटलिपुत्र का वैशव किसके शासन काल में अत्यंत समृद्ध था? मतलब सबसे ज्यादा जो प्रचलित था पाटलिपुत्र का वैशव, वो किसके शासन काल में था? आपको इस प्रश्न में यह बताना है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, प्रियदर्शी अशोक, मुगल या गुप्त वंश। तो हम आपको बता दें कि 22 का जो आपका राइट आंसर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र वैशव जो था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन 23 देखते हैं। 23 में आ गया है, अलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है? अलस कथा पाठ अगर पढ़े हो तो आपको दोष का स्पष्टीकरण हो जाएगा। ऑप्शन दिया गया आलस्य, निद्रा, क्रोध या दीर्घसूत्रता। तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आलस्य। मतलब आलस जो है वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये उस पाठ में आपको सिखाया गया है, बताया गया है। 24 देखते हैं। सजातीयाम खाली स्थान है, दृष्टवा के न धावंती जंतवा। ये जो आपके सामने वाक्य है, इसमें इस खाली स्थान में बताना है क्या भरा जाएगा। आपको बताना है कि इस पदांश के में रिक्त स्थान में कौन सा पद होना चाहिए। आपको ये क्वेश्चन में 24 में बताना है। तो 24 का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सुखम। ऑप्शन बी जो होगा इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चले आगे बढ़ते हैं, 25 देख लेते हैं। जलती हुई अलस साला में चारों आलसी क्या कर रहे थे? जब आलसी वहां सोए हुए थे तो आपको बताना है कि अलस खाना में जब जल रही थी उस समय चारों आलस क्या कर रहे थे? तो इस 25 का जो आपका राइट आंसर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर सी परस्पलाप कर रहे थे। मतलब आपस में विवाद कर रहे थे, बहस कर रहे थे। ये होगा सी ऑप्शन का राइट आंसर। चलिए देखते हैं 26 है, तुष्टि कथम न तिष्ठता। किसका कथन है? तुष्टिम कथम न तिष्ठतम, ये किसका कथन है? आपको ये बताना है। ऑप्शन है दूसरे आलसी का, पहले आलसी का, चौथे आलसी का या फिर तीसरे आलसी का। तो 26 का आपका राइट आंसर होगा चौथे आलसी का। ऑप्शन सी के साथ बढ़ चलेंगे आगे, अर्थात 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं 27 नंबर। पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आज को करने वाले हैं, एकदम घबराएंगे नहीं और वीडियो छोड़ के तो एकदम नहीं जाएंगे। पूरे 100 क्वेश्चन का जवाब आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखेंगे। दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी? आपको इस प्रश्न में यह बताना है। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैत्रेयी। ऑप्शन बी के साथ बढ़ चलेंगे आगे। 28 देखते हैं। अर्थवेद में कितने मंत्र दिष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख है? मतलब अथर्ववेद जो है उसमें मंत्र दिष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख कितनी संख्या में है? आपको यह बताना है। ऑप्शन है 5, 7, 4 या फिर 40। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5। अथर्ववेद में मंत्र दिष्टा जो है वो 5 की संख्या में प्रचलित है या फिर लिखा गया है। 29 देखते हैं। निम्नलिखित में गंगा देवी की रचना कौन सी है? गंगा देवी की रचना का स्पष्टीकरण अगर करें तो यह है मधुरा विजयम, अर्थात ऑप्शन बी के साथ बढ़ चलेंगे आगे। 30 देख लीजिए। 30 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? आपको बताना है कि कंपड़ा की रानी का नाम क्या था? तो 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गंगा देवी, अर्थात बढ़ेंगे हम यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ। बढ़ते 31 नंबर क्वेश्चन क्यों? सूर्य पद में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? आ गया स्त्री प्रत्यय। इसके पहले तदिंत प्रत्यय आपको मिला था, लेकिन यहां पर जो प्रश्न आपके सामने आ गया है इसमें आपको स्त्री प्रत्यय का उल्लेख करना है, बताना है। तो सूर्य पद में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? तो 31 का आपका राइट आंसर होगा ताप। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 देख लीजिए। किम प्लस तसिला में कौन सा अव्यय बनेगा? किम प्लस तसिल जो आपके सामने वर्ड है, इन दोनों को मिलाने से कौन सा अव्यय बनेगा आपको यह बताना है इसमें। तो 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुता। ऑप्शन बी के साथ बढ़ चलेंगे आगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया है 33 में। आपको बताना है कि कर्णियम पद में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय से काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके।
इसलिए प्रत्येक का अभ्यास जरूर करके ही आप एग्जामिनेशन में जाएंगे, और नहीं तो हम आपको इस चैनल पर जरूर करवा लेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कर्णियम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो कर्णियम जो पद है उसमें प्रत्यय है अनियर, ऑप्शन सी के साथ बढ़ चलेंगे आगे। चले नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। 34 में आ जाते हैं, 34 को समझते हैं और 34 को बताने का प्रयास करते हैं, और आप अपना अपना आंसर मिलान करते जाएंगे। आपको कितने आंसर पहले से पता थे कमेंट में जरूर रिप्लाई करें। 34 देखते हैं। धावा धातु के विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? धावा जो आपके सामने धातु रूप दिया गया है उसको विधि लिंग लकार में बताना प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। तो 34 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धावेत, अर्थात ऑप्शन डी के साथ बढ़ चलेंगे आगे। 35 देखते हैं। भूपति शब्द का रूप किसके समान चलेगा? भूपति जो शब्द है इसका रूप किसके समान चलेगा? तो 35 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुनि। अर्थात भूपति का रूप अगर चलाना है तो मुनि के रूप जैसा चलाएंगे तो दम सेम टू सेम सारे शब्द आपको मिलते जाएंगे। 36 देखते हैं। किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में बताना ये है आपको कि किस में अधि उपसर्ग नहीं है। तो देखिए अधि इससे सी वाले में तो है, आपको अधर्म, ये जो आपके सामने डी दिखाई दे रहा है 36 का, इस 36 में आपके सामने अधि उपसर्ग नहीं है, क्योंकि अधर्म है यहां लिखा हुआ, तो अधि तो मिला नहीं, अधि ये तो शब्द मिला नहीं, मतलब यहां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 36 का। चलिए बढ़ते हैं 37। धिक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? धिक अव्यय के योग में आपको बताना है कौन सी विभक्ति होती है। तो 37 का जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन बी के साथ बढ़ चलेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मजा आ रहा है आज के सेशन में, और काफी अच्छे से, आनंद से और आसान क्वेश्चन आपके सेशन में पूछा गया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको भी अच्छा लगता होगा जरूर। 38। कविसु कालिदास श्रेष्ठा वाक्य के कविसु पद में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? मतलब यहां पर कविसी जो आपके सामने है ये शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप लिया गया है, तो सप्तमी विभक्ति का रूप किसके अनुसार लिया गया है आपको इस प्रश्न में ये बताना है। तो 38 में बता दें कि 38 का राइट आंसर होगा सप्तमणि धिकरणे, मतलब करण कारक में सप्तमी विभक्ति होता है, इस अर्थ में इसमें सप्तमी विभक्ति लिया गया है, ऑप्शन बी के साथ बढ़ चलेंगे आगे। 39। किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है? तो अव्ययी भाव समास सबको पता है कि जिस समास का प्रथम पद जो होता है प्रधान होता है और द्वितीय जो पद होता है या फिर दूसरा जो पद होता है वो अर्थहीन होता है, तो उसको हम कहते हैं अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव निम्नलिखित में कौन है जिसमें समास नहीं है आपको यह बताना है। तो 39 का राइट आंसर होगा लंबोदर। लंबोदर जो है एक प्रकार का तत्पुरुष समास है, क्योंकि लंबोदर गणेश जी को कहते हैं, अर्थात ये दूसरे अर्थ में व्यक्त होता है, इसलिए 39 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। 40 देखते हैं। आपको बताना है किसमें विग्रह होता है। आपको बताना है विग्रह किसमें होता है। ऑप्शन काफी आसान है, समास, संधि, संयोग या संयुक्ताक्षर, मतलब संयुक्त अक्षर। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 40 में हम आपको बता दें कि समास में समास के विग्रह किए जाते हैं, समास के पदों को अलग अलग किया जाता है, जिसे समास विग्रह या विग्रह के नाम से जानते हैं। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 41 देखिए। पाठ्यसेना किस संधि का उदाहरण है? आपको बताना है ये जो आपके सामने वर्ड दिखाई दे रहा है पाठ्यस्यम, ये आपको किस संधि का उदाहरण है ये आपको बताना है। तो 41 में हम आपको बता दें ये एक प्रकार का विसर्ग संधि का एग्जांपल दिया गया है आपके सामने, अर्थात ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 42 देखते हैं। गति पर प्लस इति, गति जोड़ इति की संधि क्या होगी? मतलब इन दोनों को आपस में मिलाया जाए तो कौन सा शब्द बनेगा आपको इस प्रश्न में ये बताना है। तो 42 का राइट आंसर होगा गतिति, अर्थात ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे आगे। ऑप्शन ए जो होगा 42 का राइट आंसर होगा। 43 देखते हैं। 43 है निम्न में चेती का सही संधि विच्छेद क्या है? व्याकरण सेक्शन से भी काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो अगर आपका व्याकरण मजबूत है या आप किताब पढ़ चुके हैं तो दोनों में से किसी एक को काफी ताकतवर बनाइए, अपने एग्जामिनेशन में मैक्सिमम नंबर लाइए। चेती का सही संधि विच्छेद क्या है?
तो आपको 45 का राइट आंसर बता दें, इसका राइट आंसर होगा चेती प्लस ती, ऑप्शन सी के साथ बढ़ चलेंगे आगे। 44 देखते हैं, किस संधि में विसर्ग में विकार होता है, मतलब परिवर्तन होता है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं स्वर, व्यंजन, विसर्ग या फिर प्रज्ञा भाव। तो 44 का आपका राइट आंसर जो होना चाहिए वो हो जाना चाहिए विसर्ग संधि, ऑप्शन सी के साथ। यहां भी हम आगे बढ़ चलेंगे। चलिए 45 देखते हैं, किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं। उभय पद का मतलब दोनों पद, अगर दो पद आपके हैं तो दोनों के दोनों पद जो है प्रधान होते हैं, वो वैसे समास को क्या कहते हैं। तो 45 का राइट आंसर होगा, चूंकि वैसे समास को बोला जाता है द्वंद्व समास, चूंकि आगे और पीछे दोनों से पढ़ने पर आपको द्वंद्व मिलते हैं, इसलिए आप इसे याद रख सकते हैं कि आगे और पीछे से पढ़ने वाले द्वंद्व समास में भी दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे एग्जांपल में भाई बहन, अर्थात ऑप्शन सी के साथ बढ़ चलेंगे आगे। 46 देखिए, करण कारक विधायक सूत्र निम्न में से कौन सा है। करण कारक का जो सबसे प्रचलित सूत्र है वो कौन सा है, आपको यह बताना है। तो 46 में सबसे ज्यादा प्रचलित है साधकतम करणम, ऑप्शन ए के साथ बढ़ चलेंगे आगे। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 47, भारत महिमा पाठ कहां से उद्धित है। आपको बताना है कि कहां से भारत महिमा जो है पाठ का उद्गम हुआ है, उत्पत्ति हुआ है, आपको इस प्रश्न में यह बता देना था। 47 में ऑप्शन है रामायण, पुराण, महाभारत या फिर भगवत गीता। तो 47 का बता दें कि 47 का राइट आंसर होगा पुराण से, ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर। भारत महिमा जो है पुराण से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आगे है 48 में। आपगा का अर्थ है, आपगा जो ये वर्ड दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है, इसका अर्थ आपको बताना है। तो आग का जो अर्थ होता है वो होता है नदी, ऑप्शन बी के साथ बढ़ चलेंगे आगे। चलिए 49 देखते हैं, धर्म जाति प्रभय दय खाली स्थान दिया गया है वहंता वसंती। आपको इस खाली स्थान जो दिया गया है इसमें भरना है, बताना है कि रिक्त स्थान में उचित पद से भरिए। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें से एक कोई ऑप्शन आपका सही होगा, तो इसे 49 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकत्वम भावम, अर्थात ऑप्शन सी के साथ बढ़ेंगे आगे। एकदम सही आंसर आपको बताया जा रहा है सबसे पहले इस गुरु आर्यभट्ट चैनल पर। 50 देखते हैं, केशांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत हैं। तो जैसे जानते हैं कि मनुष्य के जीवन से लेकर अंत्येष्टि तक, मरण तक कई अलग अलग संस्कार बांटे गए हैं, तो उसमें से बताना कि केशांत संस्कार ये किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो 50 का आपका राइट आंसर होगा जन्म पूर्व, मतलब जन्म के पहले जो आता है वो केशांत संस्कार के नाम से जाना जाता है। 51 में बताना है कि शिष्य वेदारंभ कहां करते थे। शिष्य वेदारंभ जो है वो कहां करते थे, तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा गुरुगृह में, ऑप्शन ए के साथ बढ़ चलेंगे आगे। 52 देखते हैं, किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है। किस संस्कार में गोदान मतलब गौ की जो सेवा है, गौ का जो दान देने का काम है, गाय को दान देने की जो प्रथा है वो किस संस्कार के अंतर्गत लिया गया है। तो 52 का आपका राइट आंसर होगा केशांत, अर्थात ऑप्शन बी के साथ बढ़ेंगे आगे। 53 देखते हैं, किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार किया जाता है। जात कर्म संस्कार का क्रम जो है वो किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो 53 का आपका राइट आंसर होगा शैशव, ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं 54 की ओर। 54 देखिए आपके समय आपके स्क्रीन पर आ गया है। कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है। यह आपको पठित पाठ या पठित पुस्तक के अनुसार आपको बताना है। ऑप्शन है विद्वान, अधर्मी, मूर्ख या धर्मात्मा। कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है, यह काफी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। तो 54 का आपका राइट आंसर होगा मूर्ख, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को ही माना गया है कि अविश्वासी पर भी विश्वास कर लेते हैं। जब विश्वास करने लायक नहीं है तो विश्वास क्यों करेंगे, तो ऐसे लोग को मूर्ख बोला जाता है। 55 किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। कौन सा हमारे आसपास या फिर हमारे इसे धर्म में समाज में मौजूद है जिसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए,
इस प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है। तो 55 का राइट आंसर होगा धन की, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। बहुत सारे लोग स्त्री के मार के आ जाएंगे, तो याद रखें कि धन की रक्षा जो है वो सर्वोपरि है, उसकी रक्षा सबसे पहले करनी चाहिए, हमारी संस्कृति यह स्पष्ट करती है। 56, शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? काफी अच्छा क्वेश्चन। शिक्षिका जिसका पुल्लिंग रूप होता है शिक्षक, शिक्षिका जो महिलाएं शिक्षक बननी होती है उसको शिक्षिका कहते हैं, उसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय है आपको यहां ये बताना है। तो 56 का राइट आंसर होगा टॉप, अर्थात ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 57 देखते हैं, दीर्घ प्लस तरफ कौन सा पद बना है, मतलब दीर्घ प्लस तरफ जो है इससे कौन बना हुआ है? तो 57 में आपका सही आ जाएगा दीर्घतम, अर्थात ऑप्शन डी के साथ। यहां भी हम बढ़ चलेंगे आगे। 58 देखते हैं, 58 में आपके सामने आ गया है बालानाम गति जननी, यह वाक्य आपके सामने है। इससे प्रश्न पूछा गया है कि प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर उपयुक्त पद कौन सा होगा। मतलब आपको बताना है, यहां जो देख सकते हैं बालानाम जो है इसके नीचे आपका लाइन खींचा हुआ है, तो इसके स्थान पर कौन सा होगा आपको यह बताना है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा केसाम, ऑप्शन ए के साथ आगे बढ़ेंगे हम। 59 देखिए, वृथा अव्यय का अर्थ है। वृथा जो अव्यय है उसका अर्थ क्या होता है? तो वृथा जो अव्यय है उसका अर्थ होता है बेकार, ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके इस मॉडल सेट में सेट किए गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफी अच्छा लगता होगा। आप वीडियो को अंत तक देखिए, हम सारे क्वेश्चनों का आराम आराम से सटीक जवाब आपको बताने वाले हैं और एकदम 100% शुद्ध। 60, किस पद में तल प्रत्यय है? आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि तल प्रत्यय जो है इसमें कौन से शब्द में है। तो 60 जो होगा इसका राइट आंसर होगा जनता, ऑप्शन सी के साथ बढ़ चलेंगे आगे। 61 देखते हैं, 61 है हसन में कौन सा प्रत्यय है? हसन जो आपके सामने शब्द आ गया इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो हसन में प्रत्यय जो है वो है सत्र, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 62 देखिए, क्रेस्यति, क्रेस्यति में कौन सी धातु रूप है या धातु है आपको यह बताना था। तो 62 का राइट आंसर होगा क्री, ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 63 देख लेते हैं, पति शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप निम्नलिखित में कौन सा है? पति जो है अगर इसका शब्द रूप चलाते हैं तो आपको बताना है कि तृतीय विभक्ति एक वचन में कौन सा रूप होगा। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पत्या, ऑप्शन सी को होगा राइट आंसर। 64, किस पद में अ उपसर्ग है? उपसर्ग पहचानना काफी आसान होता है, प्रत्यय भी पहचानना आसान होता है। तो अ प्रत्यय बताना है, तो देखिए अप यहां तो नहीं है, आपको अवरोध यहां माना जा सकता है, अवाच्यम, अव्यक्तम, ये 3 ऑप्शन जो है ये आपको हिलाने वाले हैं। तो आपको बता दें कि सबसे सटीक इसमें जवाब हमें मिला ऑप्शन नंबर बी में अवरोधम, अर्थात अवरोध, अर्थात अ इसमें पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है, इसलिए हम कहेंगे उपसर्ग बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 65 देखते हैं, पृथक अर्थात अलगाव का बोध होने पर किस कारक का प्रयोग होता है? काफी आसान क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब जो वस्तु आसानी से अलग होते हैं, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहां से जो है इसमें पेड़ और पत्ते जो है अलग अलग हो गए, तो इसमें किस कारक का प्रयोग होता है ये तो आपको पता चल गया होगा एकदम आसानी से। इसका राइट आंसर होगा आपादान से, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर। 66 देखते हैं, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होगी? नमः जो है इसके योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चतुर्थी, ऑप्शन बी के साथ बढ़ चलेंगे आगे। चलिए देखते हैं 67, आपको बताना है कि अहम त्वाम पश्यामि, अहम त्वाम पश्यामि वाक्य के त्वाम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से ली गई है? मतलब यहां पर त्वाम जो लिया गया है ये वर्ड, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से, किस सूत्र के प्रयोग से किया गया है? तो 67 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्मणि द्वितीया, क्योंकि कर्म कारक जो होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, इसी आधार पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, अर्थात द्वितीय विभक्ति त्वाम में लिया गया था। 68 देखते हैं, 68 के महादेवम, महादेव में कौन सा समास है? महादेव, महादेव जो शिव शंकर भगवान को बोला जाता है, आप सभी लोग जानते हैं शिव शंकर भगवान को महादेव कहा जाता है, तो महादेव में कौन सा समास ये तो आप पहचान गए होंगे।
तो 68 का राइट आंसर होगा कर्मधारय समास, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 69 देखिए, धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद निम्नलिखित में कौन सा है? धर्म च अर्थ च काम, ये जो आपके सामने पूरा वाक्य दिखा, वाक्य का अंश है, इसमें च का समस्त पद का निम्नलिखित में कौन सा कारक है, कौन सा भाग है, आपको ये बताना था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मार्थम कामा, ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 70 देखते हैं। खेल नर्तम, खेल नर्तम में कौन सा समास है? तो खेल नर्तम मतलब खेलते समय जो क्रीड़ा की जाती है, जो परिणाम आता है उसको खेल नर्तम बोला जाता है। तो इसमें कौन सा समास आपको यह बताना है। तो 70 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी के साथ बढ़ेंगे आगे। 71 देखिए, किस पद में स्वर संधि नहीं है? आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें स्वर संधि नहीं है, यह बता देना है। तो स्वर संधि नहीं वाला जो पद है वो आपका है निश्चितम, ऑप्शन ए के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। चलिए 72 देखते हैं। 72 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान पूर्वक देखिए और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। किस वर्णों के मेल से य बनता है? काफी अच्छा क्वेश्चन। य जो हम लोग लिखते हैं, इस य का मेल किस किस वर्णों के मेल से बनता है, आपको यह बताना था। तो 72 का राइट आंसर होगा ई जोड़ अ, अर्थात ऑप्शन बी के साथ आगे बढ़ चलेंगे। 73 देखिए, दीर्घ संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें दीर्घ संधि आपको बताना है कि कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो 73 का राइट आंसर होगा विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, जिसमें दीर्घ संधि अर्थात अ, विद्या आ और आलय, ये आ और आ मिलके मिल जाते हैं आ, अर्थात ये एक प्रकार का दीर्घ संधि है। ऑप्शन 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं 74 की ओर। भीखन टोला देखने के लिए कौन आए? ये आपके पठित पाठ अर्थात पठित पुस्तक से लिया गया है कि भीखन टोला जो था वो देखने के लिए कौन गए थे। ऑप्शन है शिक्षक, निरीक्षक, नेता या अभिनेता। तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षक, ऑप्शन ए के साथ आगे बढ़ेंगे। काफी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा चुका है। चलिए 75 देखते हैं। यह क्वेश्चन आपके किताब से लिया गया है। लक्ष्मी या संपत्ति किसे प्राप्त होती है? संपत्ति धन दौलत जो है वो किसे प्राप्त होती है, यह आपको बताना है अपने पाठ्य पुस्तक अर्थात किताब के अनुसार। आलसी को, उद्यमी को, धर्मात्मा को या साधु को। तो 75 का राइट आंसर होगा उद्यमी को, ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं 76 नंबर। आपको बताना है कि अर्थाभाव का अर्थ क्या है। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि अर्थाभाव जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो अर्थाभाव का जो अर्थ होता है वो होता है धनाभाव, मतलब धन के अभाव को अर्थाभाव के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 77 नंबर देखते हैं। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? काफी अच्छा क्वेश्चन और काफी फेमस, और इस क्वेश्चन को तो आपको एकदम जानना चाहिए, एकदम आप याद रखिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं तो कोई क्वेश्चन नहीं आप याद रखेंगे। स्वामी दयानंद का परिवार जो था किसका उपासक था? तो स्वामी दयानंद का जो उपासक मतलब परिवार था वो उपासक थे शिव के, ऑप्शन ए के साथ आगे बढ़ेंगे। 78 देखिए, मूल शंकर को बिरजानंद कहां दर्शन हुए? मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहां हुए थे, आपको यह बताना है इस क्वेश्चन में। तो 78 का राइट आंसर होगा मथुरा में, ऑप्शन बी जो होगा एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल शंकर ने वैराग्य भाव का उदय कब हुआ? इस 69 में आपको यह बताना है 79 नंबर क्वेश्चन में। तो 79 का राइट आंसर होगा बहन की मृत्यु के बाद, ऑप्शन सी के साथ आगे बढ़ चलेंगे। 80 रामायण के अयोध्या कांड के संकलित पाठ निम्नलिखित में कौन सा है? रामायण का अयोध्या कांड जो है उसमें संकलित पाठ जो है वो कौन सा लिया गया है? तो 80 का राइट आंसर होगा मंदाकिनी वर्णम, ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 81 देखते हैं। दान किसको देना चाहिए? अर्थात आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार दान जो है वो किसे देना चाहिए? ऑप्शन है उपकारी को, अनुपकारी को, धनी को या गरीब को। तो 81 का राइट आंसर होगा गरीब को, क्योंकि गरीब व्यक्ति जिसको दान की आवश्यकता है उसे ही तो दान देना चाहिए। अब दान जिसको आवश्यकता है नहीं उसे दान देके क्या करेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गरीब को। 82 देखते हैं। 82 आपके सामने है। त्वाम हत्म त्वाम पियाम, माफ कीजिएगा, त्वाम
हमुत्वापयाम किसका कथन है, आपको यह बताना है इस क्वेश्चन में। तो 82 का आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ का। ऑप्शन सी के साथ आगे बढ़ेंगे। 83 देखिए, व्याघ्र पथिकाम कथा पाठ में आपको बताना है कि कौनते शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ था। तो 83 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन के लिए। बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। 84 देखते हैं, महतराम भिक्षाम याचे किसका कथन है, आपको बताना है महतराम भिक्षाम याचे किसका वचन है, अर्थात किसका कथन है। 84, तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शक्र का। ऑप्शन बी के साथ बढ़ेंगे आगे। 85 देखते हैं, सर्प की जिह्वा के समान चंचल क्या है, सांप के जीभ के समान चंचल क्या होता है। तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजलक्ष्मी। ये कहा गया है लेखक का। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। 86 देखते हैं, कर्णस्य दान वीरता। कर्णस्य दान वीरता पाठ कहां से उद्गम है, मतलब कहां से लिया गया है, कहां से पाठ का उत्पत्ति हुआ है। 86 में आपको यह बताना है। तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्म भारम। ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे आगे। 87 देखते हैं, शरीर के नष्ट हो जाने पर मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता। ये तो एक विज्ञान का क्वेश्चन जैसा लग रहा है, लेकिन याद रखिए ये संस्कृत में दिया गया है क्योंकि आपके पाठ पुस्तक में इसका जिक्र किया गया है। शरीर के नष्ट होने से मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता। तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसका गुण। क्योंकि जो गुण होते हैं मनुष्य में, जो विशेषताएं होती हैं, वो उसके शरीर नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। 88 देखते हैं, असिंहता क्या कौन सा जन्म देती है। तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वेष, अर्थात गुस्सा जो है वो जन्म लेती है। 89 देखते हैं, देशों के बीच विवादों का समाधान करना किसका काम है। जो देश के बीच विवाद होते हैं उसके समाधान करने का काम किसका है। तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र संघ का। 90 देखते हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। योग दर्शन के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं पतंजलि। ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 91 देखते हैं, आचार्य चरक की रचना कौन सी है। आचार्य चरक जी का रचना बताना है आपको इसमें। तो 91 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चरक संहिता। 92 देखिए, किस शब्द में डिप प्रत्यय है। तो डिप प्रत्यय जो है वो दिया गया है मुख्य रूप से युवंती में। ऑप्शन ए के साथ आगे बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट 93 देखते हैं, गौरवम में कौन सी तदित प्रत्यय है। 93 में आपको बताना है। तो 93 में है अण प्रत्यय। ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे आगे। 94 देखते हैं, अंशु प्लस मतुप कौन सा पद से बनेगा। अंशु प्लस मतुप में कौन सा शब्द बनेगा आपको 94 बताना है। तो 94 का राइट आंसर होगा अंशुमान। ऑप्शन बी के साथ आगे बढ़ चलेंगे। 95 देखते हैं, 95 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। आपको बताना है कि कितन प्रत्यय किस पद में है। 95 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रुत्वा। ऑप्शन नंबर डी, गति। ऑप्शन डी के साथ आगे चलेंगे हम आगे। 96 देखते हैं, अतपथ किस धातु का रूप है। 96 बताना है अतपथ जो है ये किस धातु का रूप है। तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तप का। ऑप्शन बी के साथ आगे बढ़ेंगे आगे। यहां 97 देखते हैं, आपको बताना है कि निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो निष्काम में जो शब्द का उपसर्ग है वो आपका है निस। ऑप्शन सी के साथ आगे चलेंगे हम। 98 देखिए, परिता के योग में कौन सी विभक्ति होती है। परिता जो चारों ओर को डिनोट करता है, चारों ओर की क्रियाओं को डिनोट करता है। तो परिता में कौन सी विभक्ति होती है। तो 98 का राइट आंसर होगा द्वितीय विभक्ति। ऑप्शन डी के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारे घर के चारों ओर नदी है, इस तरह के वाक्य जो होते हैं उसमें परिता लगता है, जिसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। 99 देखते हैं, नैया समास का पहला पद होता है कौन सा, आपको बताना है। तो 99 का राइट आंसर होगा नकारात्मक। मतलब नकारात्मक वाक्य में जो पहला पद होता है समास का वो होता है नैया समास। ऑप्शन बी के साथ आगे बढ़ चलेंगे। 100 देख लीजिए, छंद शास्त्र के रचयिता
कौन है? छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? आपको इस 100 में ही बताना है। तो छंद शास्त्र के रचयिता हैं आचार्य पिंडगल, ऑप्शन ए के साथ यहां पर हम बढ़ चलेंगे आगे। तो इस तरीके से इस वीडियो में पूरे संस्कृत के 100 के 100 क्वेश्चनों का आपका जवाब मिल चुका होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में अगर थोड़ा सा भी कोई त्रुटि लगा तो कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिए। नए वीडियो में हम आपको इसकी पूरी त्रुटि सुधार के आपको बताने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।